20 जुलाई से संसद का नया सत्र शुरू हो रहा है। आप कहेंगे सरकारी किस्म की खबर है, हम कहेंगे सबसे ज़रूरी खबर है, क्योंकि इस संसद में नए सत्र में हमसे और आपसे जुड़े कई महत्वपूर्ण कानून बनने वाले हैं। एक बात और, ये नए संसद भवन में पहला सत्र होगा। जाहिर सी बात है, इस भवन को बनवाने वाली सरकार के लिए गौरव का क्षण होगा और इस मौके पर दोनों सदन सुचारू रूप से चलें, ये सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता भी होगी, कम से कम कागजों पर। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने आज यानी 19 जुलाई की दोपहर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी आज ही हो गई, ताकि सत्र के दौरान प्रस्तावित विधायी कार्य का खाका खींचा जा सके। इस बीच सोशल मीडिया पर और कई जगह एक लिस्ट तैरने लगी, जिसमें प्रस्तावित बिलों के नाम हैं जिन्हें इस सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। लिस्ट आते ही सबने इसमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को खोजा, जो कि मिला नहीं। लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल पेश नहीं किया जा सकता या इस पर चर्चा नहीं होगी। पहले ऐसा हो चुका है कि सरकार बिना पूर्व सूचना के बिल लाई है। याद करिए, अनुच्छेद 370 वाले मामले में क्या हुआ था। भाजपा के ही सारे सांसदों को मालूम नहीं था कि कितना बड़ा बिल संसद में आने वाला है, पर यह अगर मगर की चर्चा है। फिलहाल हम अपना फोकस रखेंगे उन बातों पर जो सार्वजनिक हैं, जैसे कि ये बात कि मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा और 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें अनुसूचित हैं, यानी 17 दिन संसद चलेगी। इस सत्र में आपके लिए क्या बिल पेश हो सकते हैं जिनके पास होने की संभावना है, आज दिन की बड़ी खबर में इसी पर चर्चा होगी। यूसीसी का जिक्र भी करेंगे और इस बात का भी कि क्या 2024 का गणित इसी सत्र से सेट होना है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन जारी कर उन विधेयकों के बारे में जानकारी दी है जो इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने सारी पार्टियों को 31 प्रस्तावित विधेयकों की एक सूची सौंपी। इसमें जो सबसे प्रमुख और चर्चित हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। नाम से आप समझ गए होंगे कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो भब्बड़ मचा था, इस बिल का संबंध उसी से है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सर्विसेज का विषय दिल्ली की चुनी हुई सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, यानी जुलाई 2023 के हिसाब से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के पास। लेकिन हफ्ते भर के भीतर केंद्र ने एक अध्यादेश लाकर सर्विसेज के मामले में फिर केंद्र का पाला भारी कर दिया। इसके लिए लाया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023। अध्यादेश को 6 महीने के भीतर एक्सपायर होना होता है, इसलिए उसके पहले केंद्र को इसे कानून में बदलना होगा। इसीलिए बिल लाया जा रहा है। बिल में वही बातें हैं जो अध्यादेश में थी। आप पूछेंगे अध्यादेश में क्या बातें थी? ये रहा जवाब। ये अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यानी जीएनसीटीडी एक्ट 1991 में संशोधन करता है और दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से सेवाओं को हटाता है, यानी दिल्ली सरकार के पास सेवाओं यानी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं रहेगा। दूसरा बिंदु, ये अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी बनाने की बात करता है। इस अथॉरिटी का नाम होगा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी NCCSA, जो अधिकारियों की तैनाती, तबादले और उनके खिलाफ मिली शिकायतों पर कार्रवाई करेगी। इस NCCSA में कौन होगा? एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक मेंबर। कौन क्या होगा नोट करिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, प्रधान सचिव गृह अथॉरिटी के सचिव होंगे और दिल्ली के मुख्य सचिव अथॉरिटी में सदस्य होंगे। अब खेल ये है, अथॉरिटी कोई भी सिफारिश बहुमत के आधार पर करेगी और 2/3 बहुमत तो बाबुओं का है, यानी केंद्र का। फिर अथॉरिटी हद से हद सिफारिश कर सकती है। आखिरी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल यानी LG का होगा। LG चाहें तो फाइल को वापस लौटा सकते हैं या उसे मंजूरी दे सकते हैं। अगर किसी मुद्दे पर तीनों की राय अलग अलग होगी तब भी फाइनल फैसला LG का होगा। सादी भाषा में, अथॉरिटी के आने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग पुराने ढर्रे पर चली जाएगी, जहां चुनी हुई सरकार का दखल नहीं होगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल इस बिल को जीवन मरण के प्रश्न की तरह देख रहे हैं, क्योंकि उनके जूते पहले ही काफ़ी घिस चुके हैं। आप जानते ही हैं, लंबी और घुमावदार कानूनी प्रक्रिया, अलग अलग अदालतों में चले मामले और संविधान पीठ के सामने दलीलों के बाद जाकर 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया था। लेकिन केजरीवाल की खुशी ज़्यादा दिन टिकी नहीं। अब तो वो ये लड़ाई संसद में लड़ना चाहते हैं और इसीलिए पूरे देश में घूमकर विपक्षी दलों से राज्यसभा के लिए समर्थन मांग रहे हैं। विपक्षी एकता की एक कसौटी भी है। लोकसभा में तो स्कोप है नहीं नंबर गेम के हिसाब से, लेकिन केजरीवाल सोच रहे हैं कि राज्यसभा में संभावना है। उनका दावा, अगर सारे विपक्षी दल एक हो जाएं तो राज्यसभा से इस विधेयक को गिराया जा सकता है। इंडिया के नाम से इकट्ठा हुए 26 दल केजरीवाल को राज्यसभा में समर्थन की बात कह चुके हैं।
पर यहाँ असल सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के दावों में दम कितना है। क्या आम आदमी पार्टी के साथ आए सारे विपक्षी दल मिलकर राज्यसभा में इस अध्यादेश को गिरा सकते हैं? क्या कहता है राज्यसभा का गणित? राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या फिलहाल है 238, बहुमत के लिए चाहिए 120। इसमें अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने वाले दलों के सदस्य हैं 105। इसमें के चंद्रशेखर राव की बीआरएस के 7 सदस्य भी शामिल हैं। बीआरएस विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन अध्यादेश के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की बात इसके मुखिया केसीआर पहले ही कह चुके हैं। पर क्या ये संख्या पर्याप्त है? राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या है 93, एनडीए के सदस्य मिलाकर होते हैं 105। 5 नॉमिनेटेड और 2 इंडिपेंडेंट सदस्यों का समर्थन भी एनडीए के पास है। अब नज़र है आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बीजू जनता दल पर, जिनके 9 मेंबर हैं। अगर इनका समर्थन एनडीए को मिलता है तो बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी। पहले कई महत्वपूर्ण बिल्स पर ऐसा हो चुका है कि जगन और नवीन ने एनडीए का समर्थन किया। ये बात इसलिए भी पूछी जा रही है क्योंकि फिलहाल ये दोनों दल ना तो एनडीए में शामिल हैं, ना ही विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल हैं, और ना ही इन्होंने अरविंद केजरीवाल की मांग पर कोई प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा टीडीपी, बीएसपी और जेडीएस के भी एक मेंबर राज्यसभा में हैं, और ये तीनों दल भी किसी घोषित खेमे में नहीं है। यानी केंद्र सरकार का पाला राज्यसभा में फिलहाल इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड की वजह से कुछ भारी दिख रहा है। अगर बाकी सारे दल एकजुटता का दावा कर रहे हैं तो राज्यसभा में ये मुठभेड़ दिलचस्प हो सकती है, और जाहिर सी बात है इसकी मैसेजिंग 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाएगी। अगला बिल जो कानून बन सकता है, इसका डोमेन है डेटा प्रोटेक्शन। विधेयक का नाम क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। अब बेसिक सवाल पहला कि ये डेटा क्या है? हमारी और आपकी सारी जानकारी जो इस डिजिटल युग में कहीं ना कहीं दर्ज हो रही है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा समेत इंटरनेट पर आप जो करते हैं, या सरकारों को जो आप अपनी जानकारी देते हैं आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, ये सब कहीं ना कहीं दर्ज हो रही है। इसके अलावा आपका फ़ोन है जो देख सकता है कैमरे की वजह से, और सब सुन भी सकता है, और फिर बता भी सकता है कि वो क्या देख और सुन रहा है, और उसे इस्तेमाल करने वाला क्या प्रवृत्ति रख रहा है। मान लीजिए आपको जूता खरीदना है, आपने अपने दोस्त से चर्चा की कि यार शूज़ खरीदने कहीं सेल चल रही है क्या। अब 2 कीवर्ड पकड़े गए, शूज़ एंड सेल। उसके बाद आपने कुछ एक ब्रांड्स का भी जिक्र किया कि जूता खरीदा जाए, कहाँ से खरीदा जाए, ऑनलाइन खरीदा जाए, ऑफलाइन खरीदा जाए। आपको लगेगा डिस्कशन हुआ, बात आ गई होगी, लेकिन इसके बाद जब आप इंटरनेट पर जाएंगे तो बहुत संभावना है कि आपको शूज़ का और सेल का इश्तिहार नज़र आए, क्योंकि आपके जेब में पड़े फ़ोन ने ये सुन लिया था कि आप इन 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, और फिर इस जानकारी को जूता बनाने वाली और बेचने वाली कंपनियों को बता दिया कि फलाना आदमी जूता लेने की इच्छा रखता है। कुल जमा बात ये कि आपका फ़ोन या कोई भी दूसरी डिवाइस आपकी चुगली कर सकती है, और ऐसा होता भी है। आपका डेटा दुनिया में जगह जगह जा रहा है, कभी आपकी मंजूरी के, कभी उसके बिना। इसीलिए आपके डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार कह रही है कि हम एक बिल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर अलग से कोई कानून नहीं था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया था, जिसके बाद डेटा प्रोटेक्शन पर कानून बनाने की कवायद शुरू हुई। 11 दिसंबर 2019 को सरकार संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर भी आई थी, लेकिन इस पर विपक्षी दलों और साइबर एक्सपर्ट्स ने आपत्ति जताई थी कि बिल में पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। विपक्षी दलों ने कहा था कि ये बिल निजी डेटा की सुरक्षा के नाम पर पेश किया गया है, लेकिन सरकार ने इसके तहत अपने पास मनमानी शक्तियाँ इकट्ठी कर ली हैं। यही वजह है कि सरकार से ही निजी डेटा को खतरा हो सकता है। इस विधेयक के प्रावधानों का फायदा उठाकर सरकार निजी डेटा का बेतहाशा दुरुपयोग कर सकती है, ये इल्ज़ाम भी लगा। सरकार ने दलील दी थी कि विधेयक के प्रावधानों में पहले ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। यदि निजी डेटा का कोई दुरुपयोग करता है तो उससे तगड़ा जुर्माना वसूला जाएगा। इस बिल पर विस्तार से चर्चा और विचार विमर्श के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था। समिति ने 16 दिसंबर 2021 को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस संयुक्त समिति ने बिल में 81 संशोधन सुझाए और डिजिटल इकोसिस्टम पर मजबूत व्यवस्था तैयार करने के लिए 12 सिफारिशें की, जिसके बाद 3 अगस्त 2022 को इस बिल को वापस ले लिया गया। फिर नवंबर 2022 में एक नए बिल का ड्राफ्ट आया। इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए। 5 जुलाई 2023 को कैबिनेट ने इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी, यानी अब मानसून सत्र में से पेश किया जाएगा। संसदीय मामलों पर रिसर्च करने वाली संस्था PRS के मुताबिक विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं? बिल भारत के भीतर डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होगा। जहां ये डेटा ऑनलाइन जमा किया जाता है या ऑफलाइन जमा करने के बाद उसका डिजिटलाइजेशन होता है। प्रोसेसिंग यानी डेटा पर कोई भी काम करना, इकट्ठा करना, टेबल बनाना, उसमें पैटर्न खोजना। ये भारत के बाहर होने वाली प्रोसेसिंग पर भी लागू होगा। अगर ये प्रोसेसिंग भारत में वस्तुओं या सेवाओं को मुहैया करने या इंडिविजुअल की प्रोफाइलिंग करने के लिए की जा रही हो। प्रोफाइलिंग को आप
ऑनलाइन पर्सनैलिटी की तरह समझ सकते हैं। प्रोफाइल बताता है कि यूज़र यानी आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं आदि इत्यादि। इसी के आधार पर आपके लिए इश्तेहार भी छांटे जाते हैं। नए डिजिटल पर्सनल डेटा बिल में बायोमेट्रिक डेटा के असल मालिक पर उसका पूरा अधिकार होगा। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक डेटा आंख या अंगूठे का ठप्पा लेती है तो उसे कर्मचारी से सहमति लेनी होगी। वैसे ये सोचने वाली बात है, अगर कोई कंपनी आपकी उंगली का निशान लेने के बाद ही आपको दफ्तर में घुसने देगी तो क्या आप नौकरी छोड़ने का साहस कर पाएंगे? अगले बिंदु पर चलते हैं। किसी भी कंपनी या संगठन को बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी डेटा को सेव करने पर पाबंदी होगी। किसी भी कंपनी को बच्चों के डेटा को एक्सेस करने के लिए उनके माता पिता की सहमति लेनी होगी। सोशल मीडिया कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञापनों में बच्चों के डेटा को ट्रैक नहीं किया जाए। पर्सनल डेटा को सिर्फ वैध उद्देश्यों के लिए प्रोसेस किया जा सकता है जिसके लिए व्यक्ति ने अपनी सहमति दी हो। डेटा इकट्ठा करने वालों की जिम्मेदारी होगी कि इसकी सटीकता को बनाए रखें, सुरक्षित रखें और उद्देश्य पूरा होने पर इसे डिलीट नष्ट कर दें। ये बिल लोगों को सूचना हासिल करने, डेटा में बदलाव करने, उसे मिटाने या दिक्कत होने पर शिकायत का अधिकार भी देता है। ये बिल सरकारी एजेंसियों को कुछ मामलों में छूट भी देता है अगर ये मामले राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों के निवारण से जुड़े हों। इस बिल में केंद्र सरकार ने एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना करने की बात भी कही है। अगर बिल के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो ये बोर्ड मामले की सुनवाई करेगा। अलग अलग मामलों में 150 करोड़ से लेकर 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस बिल को लेकर उठ रहे सवालों की बात करें तो सबसे पहला सवाल प्राइवेसी का है। अगर एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा या मामलों के आधार पर डेटा प्रोसेसिंग के प्रावधानों से छूट मिलेगी तो डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग और उसका रिटेंशन ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हो सकता है। राज्य द्वारा अनियंत्रित तरीके से डेटा प्रोसेसिंग हो सकती है जो कि प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। केंद्र सरकार भारतीय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के स्ट्रक्चर, नियुक्तियों के तरीके और कार्यकाल को तय करेगी। इससे बोर्ड के स्वतंत्र कामकाज पर सवाल खड़े होते हैं। जैसे बहुत सारे देशों में डेटा प्रोटेक्शन लॉ है और उन देशों से डेटा इंडिया ट्रांसफर में होता है क्योंकि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, तो बहुत बार ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे सिंगापुर, जैसे यूरोपियन यूनियन। और आईटी एक्सपोर्ट्स अकाउंट फॉर अ बिग चंक ऑफ आवर इकोनॉमी, ऑफ वैल्यू, ऑफ टोटल वैल्यू एडेड, राइट। तो एक एक कंसर्न है या एक नीड है कि इम्प्रूव द मेक इट इजियर फॉर क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर फॉर इंडियन बिजनेसेस। दूसरा कंसर्न ये है ऑफ कोर्स कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और इस बिल को चलते चलते अब 5 साल हो गए हैं, तो इसको अब बस निकालना है। तो आई थिंक वो दूसरा कंसर्न है। करंट बिल में ये कंडीशन है या एग्जेम्पशन है गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए कि कुछ एग्जेम्पशंस होंगे जो प्रोटेक्शंस है बिल में उनसे इन सर्टेन इंस्टेंसेस, जैसे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंसर्न ये है कि ऑलरेडी बहुत कम ट्रांसपेरेंसी है और बहुत कम चेक्स एंड बैलेंसेस हैं व्हेन इट कम्स टू स्टेट सर्वेलेंस इंडिया में। जैसे जैसे एक तो कोई ट्रांसपेरेंट का बहुत कम ट्रांसपेरेंसी है और ऑल्सो कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट है बहुत सारे स्टैट्यूट्स में, दोनों टेलीग्राफ एक्ट में और आईटी लॉ में। तो लोगों का ये कंसर्न है कि ये है कोई चेक एंड बैलेंस जो आ रहा है उस प्रोसेस में, मगर इसमें भी एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं स्टेट को, तो वो स्टेट सर्वेलेंस कंप्लीटली अनचेक, मतलब कंप्लीटली अनचेक्ड जा सकता है और उसके वजह से लोगों के राइट्स इम्पिंज हो सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। अगला बिल ये है जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन बिल 2022। आपने बरस से अंदाज़ा लगाया होगा कि पुराना बिल है। 22 दिसंबर 2022 को वित्त और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लेकर आए थे। मकसद 42 कानूनों में से 183 अपराधों को अपराध की कैटेगरी से हटाना ताकि भारत में जीवन और व्यापार में आसानी हो। मसलन आईटी एक्ट की एक मिसाल पकड़िए। आईटी एक्ट या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कानूनी कॉन्ट्रैक्ट में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। बिल में सजा की जगह 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने को कहा गया है। जेल हटाओ, जुर्माना लाओ। कोई कहे तो कह सकता है कि व्यक्तिगत जानकारी से छेड़छाड़ की जा सकती है, जेल नहीं होगी, बस 25 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कोई कह सकता है, हम नहीं कह रहे।
कुछ कानूनों में जेल की जगह मोटा जुर्माना लगाने की बात भी है और कहीं जुर्माने या पेनल्टी की रकम बढ़ा दी गई ताकि जीवन और व्यापार करने में आसानी हो। विधेयक के मुताबिक केंद्र सरकार दंड तय करने के उद्देश्य से एक या एक से ज़्यादा निर्णायक अधिकारियों को नियुक्त करेगी। अब सवाल है कि बिल की ज़रूरत क्या है। दो मुख्य कारण हैं। आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी। दशकों से कानूनविद चिंतित रहे कि आपराधिक कानून तेजी से बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के मुताबिक 4.3 करोड़ लंबित मामलों में 3.2 करोड़ मामले आपराधिक कार्रवाई से संबंधित हैं। इसके अलावा सरकार जेलों का भार बढ़ाने के बजाय खजाने का भार बढ़ाने में दिलचस्पी ले रही है। जेल में भीड़ पहले से ही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के जेल सांख्यिकी के मुताबिक जेल की क्षमता के बरक्स 1.5 गुना ज़्यादा कैदी यहाँ पर बंद हैं। अगला बिल ये स्वास्थ्य से जुड़ा है। द न्यू ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2023। मकसद 80 साल पुराने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को अपडेट किया जाए। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए सख्त मानदंड बनाए जाएं। द मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये विधेयक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कॉस्मेटिक्स के आयात, वितरण और बिक्री को विनियमित करने का प्रयास है। उनकी गुणवत्ता सुधरे, सुरक्षा और प्रभावकारिता बेहतर हो, नई दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल सुनिश्चित हो, ऐसा प्रयास। ई फार्मेसी को भी रेगुलेट करने वाले प्रावधान हैं। बीते महीने की 21 तारीख को हमने फार्मा से जुड़े मामलों पर ललन टॉप शो किया था। बताया था कि भारत की फार्मा कंपनियों के कफ सिरप घेरे में हैं और आरोप कि ये जो दवा कंपनियां हैं ये दवाइयों में मिलावट कर रही हैं। WHO ने भी कहा था इन सिरप को पीकर 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई। अगर आपको वो पूरा मामला जानना है तो आप हमारा वो ललन टॉप शो देख सकते हैं। वो मामला अभी चल रहा है क्योंकि। अगला बिल, इसमें हम बात करेंगे UCC की, जो लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई लिस्ट में शामिल नहीं है, पर चर्चा सबसे ज़्यादा है। पिछले महीने लॉ कमीशन ने UCC पर लोगों और धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगकर इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में पॉलिटिकल रैली में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की। इसके बाद लगातार चर्चा होने लगी कि सरकार मानसून सत्र में इसे ला सकती है। लेकिन अब जब लोकसभा में टेबल होने वाले विधेयकों की लिस्ट आई तो उसमें UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र नहीं है। ऐसे में सवाल कि मोदी सरकार का प्लान क्या है? क्या ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विंटर सेशन में लाया जा सकता है? सुनते हैं इस पर एक्सपर्ट्स की राय। देखिए, यूसीसी को लेके भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो सरकार है ये कॉशियसली मूव कर रही है। दे आर नॉट मूविंग रैपिडली। और उसमें अभी जो स्टेटस है उसमें लॉ कमीशन जो है उसने अपने कमेंट्स मांगे हैं सभी स्टेक होल्डर से कि यूसीसी जो है उसके बारे में उनकी क्या राय है। और जो पिछला लॉ कमीशन था 21वां लॉ कमीशन, उसकी फैमिली जो लॉज हैं उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स थी। और अब जो है जो नेक्स्ट लॉ कमीशन बना है उसने अब कमेंट्स मांगे हैं। तो उसकी जो मियाद है उन्होंने 2 हफ्ते बढ़ा दी थी लास्ट वीकेंड पे। तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मंथ के एंड में आएगा। तो ये एक क्लैरिटी है कि इस सेशन में ना तो केंद्र सरकार अभी तैयार है बिल के मसौदे को लेकर, और लॉ कमीशन जिस स्पीड पे चल रहा है उस स्पीड से यही लगता है कि अभी जो है इस लॉ का जो मसौदा बनेगा उसमें थोड़ा समय लगेगा। और अभी रिकमेंडेशन आएगी और रिकमेंडेशन काफी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और कॉमन सिटीजन्स हैं वो अपना दे रहे हैं। और जो लॉ कमीशन के लोग भी बताते हैं कि मिलियंस ऑफ पिटीशन जो है आ रही हैं, उसको रिकॉर्ड पे लाना, उसको प्रोसेस करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना, फिर ड्राफ्ट बनाना, ड्राफ्ट के बाद कंसल्टेशन करनी, तो ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। और सेकेंडली जब हमारी बातचीत लास्ट वीक JP नड्डा जी के साथ हुई थी इसी विषय को लेकर, तो उन्होंने भी यही बोला था कि इसके ऊपर प्रिएम्प्ट करने की बजाय या जंप करने की बजाय वेट करना चाहिए। और एक तो है जो प्रोसेस लॉ कमीशन कर रहा है, दूसरा प्रोसेस है जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं। तो नड्डा जी का उस वक्त कहना था कि आप उन स्टेट गवर्नमेंट्स का मसौदा भी पढ़िए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस हफ्ते में उत्तराखंड में जो कमेटी बैठी थी यूसीसी को लेकर वो अपनी रिपोर्ट ले आएगी। और बाकी कुछ और स्टेट्स भी हैं जो अपना अपने तौर पे यूसीसी को स्टडी कर रही हैं, वो भी अपना अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएंगी। और तीसरे लेवल पे जो काम चल रहा है वो किरण रिजिजू जो पहले लॉ मिनिस्टर थे उनके तहत एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया गया है कुछ मिनिस्टर्स का, जो वेरियस लॉज को स्टडी कर रहा है जो यूसीसी के परव्यू में आते हैं। मैरिजेस को लेकर, डिवोर्स को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, अडॉप्शन को लेकर, लार्जली जो फैमिली लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, उनको स्टडी किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि विंटर सेशन से पहले कोई मसौदा भी सामने आ सकता है।
आज के ललन टॉप शो में इतना ही। संसद में क्या भाषण दिए जा रहे हैं, क्या गतिविधि चल रही है, क्या बिल टेबल किए जा रहे हैं, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, इसमें आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। और आपकी दिलचस्पी और हमारी जिम्मेदारी के मद्देनज़र हम लेकर आ रहे हैं, जब भी संसद होती है तब लेकर आते हैं अपना शो संसद में आज। तो संसद में आज देखना ना भूलें। खबरों का सिलसिला ललन टॉप पर चलता रहेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।